चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मराठा आरक्षण पर झुकी शिंदे सरकार, बनी सहमति। मनोज जरांगे बोले खत्म कर रहा हूं आंदोलन। बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का पेंच सुलझा लिया गया है। लगातार प्रदर्शन के आगे एकनाथ शिंदे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा है और सरकार मराठा आंदोलनकारियों की सभी मांगे मानने पर भी सहमत हो गई है। इसके बाद मनोज जरांगे ने आंदोलन वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी सभी मांगे मानने के लिए राजी हो गई है, ऐसे में वो आंदोलन वापस ले रहे हैं। जरांगे ने कहा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है, हमारा विरोध अब खत्म हुआ। उन्होंने बताया हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और हम सरकार का पत्र स्वीकार करेंगे। मैं शनिवार को मुख्यमंत्री के हाथ से खुद जूस पीऊंगा। बता दें जरांग ने घोषणा की थी अगर आज रात तक उनकी बातें नहीं मानी गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और हजारों कार्यकर्ता के साथ मुंबई की ओर कूच करेंगे। पद्म विभूषण सम्मान को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष का मिथुन चक्रवर्ती पर तंज। कहा यह अवार्ड अभिनय के लिए नहीं दिया जा रहा। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सबसे शानदार अभिनेताओं में से एक है। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने दर्जनों सुपरहिट फिल्में दी है। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती को पद्म विभूषण सम्मान देने का ऐलान किया गया। सभी अभिनेता को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। फैंस भी अभिनेता की इस उपलब्धि पर उनकी सराहना कर रहे हैं। अब टीएमसी के कुणाल घोष ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को पार्टी के खिलाफ बेईमानी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार देने का आरोप लगाया है। कुणाल घोष ने ट्विटर पर कहा कि अगर पुरस्कार अभिनय के लिए दिया गया होता तो ये 2014 के बाद कभी भी हो सकता था। ये टीएमसी के खिलाफ बेईमानी के लिए है और टीएमसी की आलोचना के लिए भी है। बता दें कि अभिनेता मिथुन पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के बाद उत्तराखंड के किसानों के लिए खुशखबरी। सीएम धामी ने बढ़ाया गन्ने का खरीद मूल्य। बता दें कि उत्तराखंड के किसानों के लिए सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी गन्ने का खरीद मूल्य बढ़ाया गया है। प्रदेश में अब पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती और सामान्य प्रजाति के लिए खरीद मूल्य बढ़ा दिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ने की अगेती और सामान्य प्रजाति एसएसपी में वृद्धि की गई है। सीएम धामी ने इन दोनों प्रजातियों का खरीद मूल्य क्रमशः 375 और 365 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू के मुताबिक पिछले पेराई सत्र 2022-23 के मुकाबले गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बड़ी खबर। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कॉन्फिडेंस में मुस्लिम पक्ष। जानिए सर्वे पर क्या कहा। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में ज्ञानवापी मस्जिद में किए सर्वे पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ये दावा करी कि मस्जिद में मंदिर के अवशेष मिले हैं। इस मामले में मुस्लिम याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये रिपोर्ट अंतिम नहीं है। उन्होंने कहा कि टीम अपने अगले कदम पर निर्णय लेने से पहले दस्तावेज का अध्ययन करेगी। दिसंबर में अदालत को सौंपी गई सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद हिंदू मंदिर का शेष हिस्सा है। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि ये कहा जा सकता है कि मौजूदा ढांचे यानी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। एक कमरे के अंदर पाए गए अरबी फारसी शिलालेख से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के 20वें शाही वर्ष यानी 1676 से 77 ईस्वी में किया गया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले से मौजूदा संरचना को 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया था और इसके कुछ हिस्से को संशोधित किया गया था और मौजूदा संरचना में पुनः उपयोग किया गया है। 25 जनवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद वकील विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में हिंदू याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वे मस्जिद के सीलबंद क्षेत्र के नए सिरे से सर्वेक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, जिसमें एक विवादित संरचना है जिसे हिंदू शिवलिंग के रूप में देखते हैं, लेकिन मुसलमानों द्वारा एक अनुष्ठान स्नान यानी वजू के लिए इस्तेमाल होने वाला फव्वारा। मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन ने कहा कि संस्था एएसआई सर्वेक्षण रिपोर्ट का अध्ययन करेगी, उसका विश्लेषण करेगी, विशेषज्ञों से परामर्श करेगी और फिर अपने अगले कदम पर फैसला करेगी। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को बीजेपी ने की खरीदने की कोशिश। आतिशी केजरीवाल ने लगाए ये बड़े आरोप। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी मरलेना ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 शुरू कर दिया है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7
विधायकों को संपर्क कर कहा कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। किस एमएलए से बात हो गई, औरों से भी बात कर रहे हैं, उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। इतना ही नहीं, सीएम ने बताया कि आप सरकार गिराने के लिए बीजेपी ने विधायकों को ऑफर भी दिया। उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया था उन्होंने बीजेपी का साथ देने से मना कर दिया है। केजरीवाल ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आगे लिखा कि इसका मतलब है कि किसी शराब घोटाला की जांच के लिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। पिछले 9 सालों से हमारी सरकार गिराने के लिए इन्होंने कई षड्यंत्र किए, लेकिन इन्हें कोई सफलता नहीं मिली। भगवान ने और जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया। हमारे सभी एमएलए भी मजबूती के साथ हैं। इस बार भी ये लोग अपने नापाक इरादों में फेल होंगे। ये लोग जानते हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। एक्स पर शेयर किया मैसेज। बता दें उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से जुड़े कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शनिवार को डील पक्की हो गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसे लेकर अखिलेश यादव ने शनिवार को ऐलान करते हुए एक्स पर मैसेज शेयर किया। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने आगे लिखा कि इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। फिलहाल अखिलेश यादव के इस मैसेज के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आगामी लोकसभा को लेकर सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। इधर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर डील फाइनल हो चुकी है। उधर बिहार में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक जानकार भी बिहार की सियासी माहौल को समझ नहीं पा रहे हैं। सभी के मन में यह सवाल है कि क्या बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए से जुड़ जाएंगे या फिर कोई और नई चाल चल सकते हैं। जितने लोग हैं उतनी बातें चल रही, लेकिन अभी तक बिहार की राजनीतिक परिदृश्य से स्पष्ट नहीं हो पाई है। कोहरे की चपेट में दिल्ली एनसीआर, फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित, जाने कब मिलेगी राहत। बता दें कि पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कांपने पर मजबूर कर दिया है। कोहरा और कोल्ड वेव मिलकर दिल्ली एनसीआर पर अटैक कर रहे हैं। जनवरी माह बीतने को है और ठंड का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि शनिवार का मौसम विभाग ने कुछ राहत दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि शनिवार सुबह मध्यम श्रेणी का कोहरा रहेगा, यानी कि घने कोहरे से राहत मिलेगी, जबकि शुक्रवार की रात बेहद गलन रही। बर्फीली हवाएं मानो हाथों को जमा देगी। फ्लाइट्स और ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बीते दिन शुक्रवार को घने कोहरे और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण सुबह राष्ट्रीय राजधानी से आने जाने वाली फ्लाइट्स और यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रही। कम से कम 22 घरेलू फ्लाइट्स में देरी हुई, जबकि 5 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने पहली बार खोला राज, नीतीश क्यों नहीं बने इंडिया के पीएम उम्मीदवार। बता दें कि बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच कांग्रेस ने सफाई देते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार विपक्षी इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के रूप में बनना चाहते थे। इस बारे में कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी और उसने 13 दलों को मना भी लिया था कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के संयोजक हों, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस पर नहीं मानी। ममता बनर्जी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली की बैठक में पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए उछाला तो तुरंत खड़गे और कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक इसके बाद जब खड़गे का ही नाम बाद में इंडिया के चेयरपर्सन के लिए तय किया गया तो भी कांग्रेस ने उसका ऐलान रोक दिया, क्योंकि उस सूरत में नीतीश कुमार संयोजक बनने को तैयार नहीं थे। दरअसल ममता बनर्जी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर अपने विरोध के चलते नीतीश कुमार की अगुवाई बिल्कुल नहीं चाहती थी। नीतीश कुमार ने बिहार में जातिगत जनगणना करवाई थी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक विवाद तब और बढ़ा जब खड़गे का नाम उछाला गया तो नाखुश नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर तंज कसा कि वो ब्राह्मण है, इसलिए वो इसका विरोध करेंगी। इसके बाद से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के मतभेद विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए समस्या बन गए। नीतीश कुमार को मनाने के लिए अब कांग्रेस तुरूप के इक्के के रूप पर सोनिया गांधी का इस्तेमाल कर सकती है। सोनिया गांधी नीतीश से फोन पर बात कर सकती है। वहीं लालू यादव के लगातार 5 बार फोन करने पर भी नीतीश ने उनका फोन नहीं उठाया है।